आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ की 26 बड़ी खबरों में आपका खैर मकदम है, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान के ऊपर एक बैन लगाया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि ईरान की महिलाओं ने लेबनान और गाजा के लिए क्या बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे शहीद सुलेमानी की बेटी के उस खत की जिसने हलचल मचा दी है, और हम इसमें बात करेंगे कि कैसे इस जंग के दौरान रूस ने अपना कद बढ़ाया है और कैसे अमेरिका ने अपने फौजियों को इजराइल में तैनात किया है। तो हम इसमें बात करेंगे कि लेबनान में कैसे 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है, और लगातार गाजा के अंदर जो है नरसंहार जारी है और आतंकी हमले इजरायली सैनिकों के जारी हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि कैसे ईरान, इराक, यमन और ओमान का दौरा करता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं आईडीएफ चीफ की मौत के सच के बारे में, जहां यह कहा गया है कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हिर्जी हवेली ने घातक हिजबुल्लाह ड्रोन हमले के बाद गोलानी बेस का दौरा किया, जिसमें 4 सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए। सैनिकों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हम जंग में हैं और एक ट्रेनिंग बेस पर हमला संगीन है, जिसके नतीजे दर्दनाक है। अपने जख्मियों और मरे हुए सैनिकों की देखभाल के लिए निकलने के लिए कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे घर वालों को गले लगाओ, जख्मियों का साथ दो और अफसरों और जवानों का हौसला बढ़ाओ। तो वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि एर्दोगन ने बड़ा ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि रूस, सीरिया, ईरान को सीरिया की सरजमीन पर सलामती की हिफाजत के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सीरिया की सलामती का ममालिक तक हिफाजत के लिए रूस, ईरान और दीगर ममालिक को अपने किरदार को और मजबूत करना होगा। एर्दोगन ने यह भी कहा कि इलाकाई अमन और इतिहास के लिए मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि खित्ते में किसी भी किस्म की बेजा मुदाखलत का रास्ता रोका जा सके। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं कि शहीद सुलेमानी की बेटी का खत सामने आया है, जहां जैनब सुलेमानी ने रहनुमाए इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हम सब ने एक बार फिर हज कासिम को खो दिया है। अपने खत में जैनब सुलेमानी ने इस बात पर गम और अफसोस का इजहार किया है कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत ने पूरी कौम को एक गहरे सदमे में डाल दिया है। उन्होंने लिखा, हमने एक बार फिर वो जज्बात महसूस किए हैं जो हज कासिम सुलेमानी की शहादत के वक्त महसूस किए थे। उनका जाना हमारे दिलों पर एक नया जख्म है और ये हम सबके लिए एक बड़ी तजरीब है। जैनब ने यह भी लिखा कि हमारे मर्द मुजाहिदीन और रहनुमा हमें इस मुश्किल दौर में भी रास्ता दिखाते रहेंगे और हम उनके नक्श एक कदम पर चलते रहेंगे। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि ईरान की महिलाओं का बड़ा कदम है, जहां ईरानी ख्वातीन ने लेबनान के खैरात के तौर पर सोना दान किया है। यह पहला इनकलाबी जोश और इंसानी हमदर्द के तहत की गई, ताकि लेबनान की में जरूरतमंद अफराद की मदद की जा सके। ईरान की ख्वातीन ने अपने जेवरात और दीगर कीमती सामान खैरात में देते हुए बताया कि सिर्फ माली मदद नहीं, बल्कि एक इंसानी और इखलासी जज्बे का भी इजहार किया है। इस तहरीक का मकसद लेबनान और गाजा में समाजी और इखलाकी हमदर्दी को बढ़ावा देना है, जिससे गरीब और जरूरतमंद अफराद की जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके। वहीं आप पांचवी खबर देख सकते हैं कि स्पेन ने बड़ा कदम उठाया। जी हां दोस्तों, स्पेन ने वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने यूरोपियन यूनियन रुकन ममालिक से इजराइल के साथ आजाद ज़राअत मुआहिदा को पूरी तरीके से मुत्तला कर दिया है, अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं स्पेन ने इजराइल से। और सांचेज की यह दरख्वास्त स्पेन और आयरलैंड की तरफ से पेश किए गए मुतालिबात के बाद आई है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और इजराइल के दरमियान होने वाले एसोसिएशन मुआहदे और जायजा लेने पर जोर दिया गया है। यह दलील दी गई है कि इजराइल की यह हरकतें इस मुआहदे की इंसानी हुकूक वाली शर्त की खिलाफ वर्जी करार कर सकती है।
वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं कि फ्रांस ने बड़ा कदम उठाया। फ्रांस का कहना है कि वे ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने की जद्दोजहद में सबसे आगे है। फ्रांसीसी हुकूमत ने इस बात पर जोर दिया है कि वे ईरान के जोहरी प्रोग्राम में पैदा होने वाले खतरात को लेकर यूरोप और दीगर आलमी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि मंजूर शुदा कानून और सिफारिशता पर अमल हो सके। फ्रांस ने यह भी वाजे किया कि ईरान के जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना आलमी अमन और सलामती के लिए इंतहाई अहम है और इस मकसद के लिए हर मुमकिन सियासी और सिफारती कोशिश जारी रहेगी। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल में इजरायली को गिरफ्तार किया गया है। जी हां दोस्तों, इजराइल ने 2 इजरायली शहरियों को गिरफ्तार किया है जिन पर ईरान की तरफ से इजराइल में नामवर शख्सियात के कत्ल के लिए भर्ती होने का इल्जाम है। इजरायली हुकाम का कहना है कि इन अफराद को ईरानी एजेंटों ने भर्ती किया था ताकि वो मुल्क के अहम शख्सियात और नेताओं पर हमला कर सकें। इस साजिश की इंकशाफ इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियों ने किया है जो लंबे अरसे से ईरान की तरफ से आने वाली सरगर्मियों पर नजर रखे हुए है। यह गिरफ्तारी सियासी और सिक्योरिटी तनाजे के दरमियान हुई है जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। तो वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, फिलिस्तीन लेबनान लहराएगा आजादी का परचम, एर्दोगान ने ऐलान किया है। जी हां, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि नेतन्याहू और उनके गिरोह के ख्वाब कब दुख सपने में बदल जाए, फिलिस्तीन आजाद होगा, लेबनान आजाद होगा। एर्दोगान ने इस बयान में इजराइल के खिलाफ कड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा है दोस्तों कि फिलिस्तीन और लेबनान की आजादी के लिए अपनेपन और मजबूत हौसले का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली हुकूमत की नीतियों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी और जल्द ही इलाके में इंसाफ और आजादी का परचम लहराएगा। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं कि गाजा के लोगों पर इजराइल का कहर लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, इजरायली उत्तरी गाजा के नजल करने और फिलिस्तीनी लोगों को निकालने की योजनाओं का जायजा ले रहा है जिसमें समर्पण या भूख की रणनीति अपनाई जा रही है। बीबीसी ने इसको विवादास्पद करार दिया है, लेकिन इसे जो भी नाम दिया जाए, हकीकत यह है कि यह जेनोसाइड है। फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध भी है और इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में जब तक इंसानी हकों की हिफाजत नहीं की जाती तब तक यह संघर्ष इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, ईरान का हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है जहां ईरानी फौजी अफसर ने कहा है कि लेबनानी हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से वापसी कर चुका है। उन्होंने ये बताया कि हिजबुल्लाह ने अपनी कमांड संरचना को बहाल कर लिया है और अब उनकी जंग की मशीन हरकत में है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस स्थिति में इजरायली फौजें मुश्किल वक्त का सामना कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिजबुल्लाह की तैयारियों से खित्ते में तनाव और बढ़ सकता है और यह इजराइल के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो रहा है दोस्तों। तो वहीं आप 11वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल में अमेरिकी फौज, जी हां, अमेरिका ने इजराइल में अपने सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को तैनात कर दिया है। साथ ही अपने 100 से ज्यादा सैनिकों को इजराइल में तैनात किया है। यह कदम मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई तनावों में अमेरिकी भागीदारी और गहरा करता है, खासकर जब इजराइल के खिलाफ ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही हो। जैसा कि द वॉशिंगटन पोस्ट ने यह रिपोर्ट किया कि यह इजराइल में अमेरिकी सैनिकों की पहली महत्वपूर्ण तैनाती होगी जो गजा में युद्ध की शुरुआत के बाद हो रही है। यह तैनाती यूएस राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हो रही है जिसमें देश की युद्ध में भागीदारी एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इस खबर ने राजनीतिक मंजरनामे में नई हलचल को पैदा कर दिया है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं कि रूस की तेल कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को की पुरानी और बीमाकृत जहाजों के जरिए तेल ट्रांसफर करने की क्षमता में पिछले साल के मुकाबले लगभग 70% का इजाफा हुआ है। यह वृद्धि रूस में छिपे हुए फ्लीट के विस्तार को दर्शाती है जिनमें तेल टैंकर शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जबकि हालिया समय में बीमाकर्ताओं और शिपिंग कंपनियों ने उन तमाम नकेल कसने की कोशिश की थी जो मॉस्को को पश्चिम प्रतिबंधों से बचने की अनुमति देती है, फिर भी रूसी अपनी तेल सप्लाई को
बनाए रखने में सफल रहा है, जहां अमेरिका को करारा झटका लगा। वहीं आप 13वीं खबर देख सकते हैं कि इजराइल के आतंकी हमले जारी हैं। जी हां, हमास के सीनियर ओहदेदार इज्जत अल रिशीक ने कहा है कि इजरायली फौजों द्वारा एक नया नाजी जिसे जनसंहार किया गया है, जो अमेरिकी हथियारों से समर्थित है और अंतरराष्ट्रीय से इसे ढका हुआ है। यह हमला गजा के केंद्रीय क्षेत्र में देर अल बाया के अल अक्सा शहीद अस्पताल में बेघर लोगों के तंबुओं को निशाना बना करके किया गया है। उन्होंने यह सवाल किया कि क्या निरंतर जनसंहार से बड़ा कोई अपराध है तो अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता है। यह 1 साल से लगातार जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरी तरह से पता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय कार्रवाई नहीं करेगा और जायोनी इकाई दंड से मुक्त रहेगा। तो वहीं आप 14वीं खबर देख सकते हैं कि गाजा में नरसंहार जारी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में कम से कम 62 फिलिस्तीनी शहीद हुए, जबकि इजरायली हवाई हमले में 220 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जनसंहार के दौरान गाजा पट्टी में 42,289 और 98,684 लोग घायल हुए हैं। हिंसा और संकट को दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आम नागरिकों को शहीद करने का काम किया जा रहा है और नरसंहार हो रहा है। वहीं आप 15वीं खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हमले में लेबनान में इस्लामिक मुजाहिदीन ने यह ऐलान किया है कि सोमवार को सुबह 9:30 बजे उन्होंने इजराइल के स्टेला मारिस नौसेना अड्डे को निशाना बनाते हुए रॉकेट का एक सेल्वो फायर किया था। इस कार्रवाई को आपकी खिदमत में सैयद नसर अल्लाह के नारे लगाते हुए अंजाम दिया गया, जो कि समूह के बयान के अनुसार है। गाजा में मजबूत फलस्तीनी लोगों के समर्थन और लेबनान और उनके लोगों की रक्षा के लिए प्रतिरोध समूह के अनुसार यह ऑपरेशन उन इस्लामी खैबर सीरीज की कार्रवाइयों का हिस्सा है जो लगातार जारी इजरायली जनसंहार के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई थी। वहीं आप 16वीं खबर देख सकते हैं कि यूएन के जवानों पर इजराइल ने गोलीबारी की है। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली सुरक्षा मंत्री योव गैलेंट पर जोर दिया है कि लेबनान में सैन्य कार्रवाइयों से जल्दी एक कूटनीतिक मार्ग की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जैसा कि पेंटागन द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है। इसके अतिरिक्त दोनों अधिकारियों ने कई ऐसी घटनाओं पर भी चर्चा की है जहां इजरायली फौजों ने यूएनआईफिल राष्ट्र अंतरिम बल के जवानों की जिंदगियों को खतरे में डाला है, जिसमें वे मामले में शामिल है जहां इजरायली फौजों ने सीधे तौर पर यूएन शांति रक्षकों पर गोलीबारी की है। वहीं आप 17वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान के इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि देश वरिष्ठ आईआरजीसी जनरल अब्बास नीलफरोशन की हत्या के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी क्षमताओं का उपयोग भी करेगा। सोमवार सुबह जारी किए गए एक बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने ईरानी नेता सैयद अली खामेनी, ईरानी जनता और जनरल नीलफरोशन के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बयान में यह भी जोर दिया गया है कि जायोनी शासन द्वारा की गई अपराधों का इतिहास यह दर्शाता है कि इसके आक्रामकता और अपराधों के प्रति सुलह करने से केवल हिंसा और अधिक हो सकती है। वहीं आप 18वीं खबर देख सकते हैं कि इजरायली जेल में फिलिस्तीनी कैदी शहीद हुए हैं। जी हां, फिलिस्तीनी कैदी मोहम्मद मुनीर मूसा जो 37 साल के थे, जो बेत लाहिया के निवासी थे, इजरायली सुरेका अस्पताल में शुक्रवार को उनका इंतकाल हो गया। जैसा कि कैदियों और पूर्व कैदियों के मामलों की आयोग और फिलिस्तीनी कैदियों समाज द्वारा बताया गया। रविवार को जारी किए गए एक संयुक्त बयान में इन दोनों संगठनों ने खुलासा किया है कि मूसा को इजरायली कब्जे वाली सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2023 से हिरासत में लिया गया था, जो कि उनकी पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें बिना किसी मुकदमे के रमोन जेल में रखा गया था। मूसा शादीशुदा थे, उनके 3 छोटी बच्चियां हैं। बयान में यह भी बताया गया कि हिरासत में लिए जाने से पहले उनकी कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं थी और उनके
इंतकाल के हालात को देखकर जानकारी स्पष्ट नहीं है कि असल में हुआ क्या है। वहीं आप 19वीं खबर देख सकते हैं कि इराक ने इस्लामिक मुजाहिदीन ने कहा है कि यह कार्रवाई उनके प्रतिरोध के मार्ग का एक हिस्सा है जो कब्जे के खिलाफ फलस्तीनी और लेबनानी लोगों के समर्थन में है और नागरिकों जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, उनके खिलाफ किए गए सामूहिक नरसंहार के जवाब में इजराइल के ऊपर इराक से हमला किया गया है। इससे पहले इराकी प्रतिरोध ने घोषणा की थी कि उनके एक बटालियन ने रविवार को हैफा में 2 अहम लक्ष्यों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इस कार्रवाई को ईरानी समर्थित समूह द्वारा इजराइल के खिलाफ बढ़ती हुई गतिविधियों का साफ तौर पर हिस्सा बताया गया है। वहीं आप 20वीं खबर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। लेबनान में इस्लामिक मुजाहिदीन के ऑपरेशंस रूम हिजबुल्लाह ने सोमवार की सुबह एक बयान जारी किया जिसमें इजरायली दुश्मनों को चेतावनी दी गई कि यदि वे लेबनान के नागरिकों और क्षेत्रों के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखते हैं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बयान में कहा गया कि कब्जा किया गया हैफा और अन्य स्थानों पर वही हश्र होगा जो क्रियात शुमोना का हुआ है। बयान के अनुसार इजरायली कब्जे ने प्रतिरोध की निष्क्रियता पर दाव लगाया है जब उनकी फौज ने निंदनीय कार्रवाइयों और उनके नेताओं की हत्या की जिसमें शहीद सैयद हसन नसरल्लाह भी शामिल हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिजबुल्लाह ने कब्जे को अपनी क्षमताओं का एक अंश दिखाने का फैसला किया है और उसके नेतृत्व में बिन्यामिन की गोलानी बटालियन को लक्ष्य बनाने का ऐलान किया है। वहीं आप 21वीं खबर देख सकते हैं ओमान में ईरान। जी हां, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची और उनके ओमानी समकक्ष ने हालिया क्षेत्रीय विकास और विशेष रूप से गाजा पट्टी में चल रहे नरसंहार युद्ध को समाप्त करने के मुद्दे पर बातचीत की है। अरगाची जो इराकी अधिकारियों से मुलाकात के लिए बगदाद गए थे, रविवार शाम को बगदाद से मस्कट के लिए रवाना हुए। अपने क्षेत्रीय दौरे के तहत ईरानी शीर्ष राजनयिक सोमवार को ओमान की राजधानी पहुंचे हैं, ईरान मिले हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा कि कूटनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं ताकि सभी क्षेत्रीय देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को एकजुट किया जा सके जिससे ज़ायोनी शासन के खतरे का सामना किया जा सके जो पूरे क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अरगाची ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि बगदाद में क्षेत्रीय देशों की यात्रा के तीसरे चरण के पहले गंतव्य के रूप में मैंने इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद, प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और विदेश मंत्री फवाद हुसैन से मुलाकात की है। वहीं आप 23वीं खबर देख सकते हैं कि हॉस्पिटल पर हमले से भड़का है ईरान ने इस्लामी गणराज्य की रेड क्रिसेंट सोसाइटी इजरायली शासन के उस हवाई हमले की निंदा की है जो उसने सीरियाई लेबनानी सीमा पर स्थापित एक फील्ड अस्पताल पर किया है। इसे एक युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी करार दिया है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने सोमवार को एक बयान जारी करते हुए कहा था कि वे हवाई हमला उनके अस्पताल और चिकित्सा सामग्री के गोदाम पर गुरुवार को किया गया था। इससे यह भी जोर दिया गया कि ये सुविधाएं हालिया इजरायली हमलों में घायल हुए नागरिकों को सहायता प्रदान कराने के लिए स्थापित की गई थी। वहीं आप 24वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान यमन की मुलाकात हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने सोमवार को मस्कट में यमन के ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अब्देल सलाम से मुलाकात की, जैसा कि उनके कार्यालय ने यह खासतौर पर जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने अरगाची की ओमानी राजधानी की यात्रा के दौरान उनकी बातचीत की तस्वीरें भी जारी की जो इजराइल के ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में प्रतिशोध की कसम खाने के बाद क्षेत्र में की गई थी। यात्राओं की श्रृंखला तस्वीर के कैप्शन में कहा गया है कि अरगाची ने यमन राष्ट्रीय उद्धार सरकार के प्रवक्ता और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्देल सलाम के साथ बैठक में चर्चा की है। वहीं आप 25वीं खबर देख सकते हैं कि ईरान पर बैन लगा है। जी हां, यूरोपीय संघ ने सोमवार को 7 व्यक्तियों और 7 संगठनों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें ईरानी एयरलाइंस ईरान एयर भी शामिल है जो ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों को हस्तांतरण से जुड़ी हुई है। इसमें शाह एयरलाइंस, महान एयर और ईरान के उप रक्षा मंत्री सैयद हमजा गलंदारी का नाम भी शामिल है। पिछले महीने अमेरिका ने कहा था कि उसने अपने सहयोगियों के साथ
साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर रूस ने यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त की हैं। वॉशिंगटन ने तुरंत उन जहाजों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जिन्हें उसने हथियारों के हस्तांतरण में शामिल बताया था। वहीं आप 26वीं खबर देख सकते हैं कि 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया है लेबनान में। लेबनानी आधिकारिक मीडिया के अनुसार रविवार को एक इजरायली हवाई हमले में युद्धग्रस्त दक्षिण में एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। यह हाल के हफ्तों में इजराइल द्वारा देश पर तेज किए गए बमबारी अभियानों का हमला है। लगभग 3:45 पर दुश्मन के विमानों ने कैफर तिब्नित गांव के केंद्र में पुरानी मस्जिद को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया, जिससे यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि गांव के मेयर फुआद यासिन ने एएफपी को बताया कि यह गांव जो सीमा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसमें एक प्रिय स्थल को शहीद कर दिया गया है जो लोगों के साथ लाता था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि परिवार विशेष अवसरों पर उसके बगल के चौक में इकट्ठा होते थे। यासिन ने कहा कि और यह भी जुड़ा कि मस्जिद कम से कम 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। एक इतिहास था इस मस्जिद का जिसे शहीद किया गया है। और दोस्तों, चाहे गाजा में बमबारी हो रही हो, चाहे लेबनान में बमबारी हो रही हो, इजराइल ने यह बखूबी दिखाया है कि वो ये जंग ना तो गाजा फिलिस्तीन से लड़ रहा है, ना ही वो ये जंग लेबनान हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, बल्कि वो ये जंग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है। क्योंकि गजा में भी बीते एक साल में 1540 मस्जिदों को शहीद करने का काम किया गया है, जो मुसलमानों के खिलाफ खुली दुश्मनी को दिखाता है इजराइल।